कल्पना कीजिए दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा दृश्य जिसमें एक सुल्तान दरबार की ओर आगे बढ़ रहा है। उसने बहुत विशेष प्रकार के कपड़े पहने हैं। उसके चारों तरफ उसके अंगरक्षक चल रहे हैं जिनके हाथों में चमचमाती हुई तलवारें हैं और वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा ही प्रभावी दृश्य है, जो भी देखेगा वो प्रभावित हो जाएगा। यानी सुल्तान एक दिखावटी, एक मान मर्यादा, एक प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए ये सब कर रहा है। और ये कौन है? ये है गयासुद्दीन बलबन, जिसने राजत्व संबंधी अवधारणा प्रस्तुत की। दिल्ली सल्तनत का ये पहला ऐसा सुल्तान है जिसने राजत्व संबंधी कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए। ये सिद्धांत हमें पता चलते हैं जियाउद्दीन बर्नी के संकलन वसिया से। वसिया क्या होती थी? मध्यकालीन ईरान में कुछ बड़े बड़े शासकों, राजनीतिज्ञों के कथनों, उनके विचारों को संकलित किया जाता था, उसे कंपाइल किया जाता था। उस कंपाइलेशन को कहते थे वसिया। तो भारत में बलबन के राजत्व संबंधी अवधारणाओं को समझने के लिए हमें वसिया की सहायता लेनी पड़ती है। उसमें तमाम बातें लिखी हुई हैं। सवाल ये उठता है कि बलबन को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके पीछे दो वजह हो सकती है। एक तो ये कि बलबन था कौन? बलबन एक गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था, और इल्तुतमिश ने उसे तुर्काने चहलगानी में शामिल किया था। यानी इल्तुतमिश ने उसे चालीसा दल का सदस्य बनाया था। बलबन अपनी योग्यता के दम पर धीरे धीरे विकास करता हुआ सुल्तान के पद पर पहुंचा था। तो सुल्तान की जो पोस्ट उसको मिली थी, तो बलबन को अपनी वैधता सिद्ध करनी थी। उसे बताना था कि उसे जो ये पोस्ट मिली है उसके वह योग्य है। दूसरी बात ये हो सकती है कि इल्तुतमिश के जाने के बाद दिल्ली सल्तनत ने काफ़ी उठा पटक का दौर देखा था। यानी कि एक सुल्तान आता था, उसको हटा दिया जाता, फिर अगला आता, उसको हटा दिया जाता। तो इस प्रकार से इन वर्षों में सुल्तान के पद, उसकी मान मर्यादा, उसकी प्रतिष्ठा में कमी आई। यहाँ तक कि बलबन को लगता था कि दिल्ली की जनता के मन में भी सुल्तान के प्रति सम्मान की भावना में कमी आई है। तो बलबन ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। अच्छा, इस सिद्धांत के तीन प्रमुख पक्ष हैं। पहला, अर्ध दैवीय स्वरूप, दूसरा निरंकुशता, और तीसरा है न्यायप्रियता। अर्ध दैवीय स्वरूप का मतलब है कि बलबन ने कहा कि सुल्तान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सुल्तान वास्तव में ईश्वर का प्रतिनिधि है। सुल्तान धरती पर ईश्वर की इच्छा का परिणाम है। सुल्तान नियाबते खुदाई है, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि है। सुल्तान ईश्वर की छाया है, ईश्वर का प्रतिबिंब है, यानी जिल्ले इलाही है। यानी सुल्तान की सत्ता पे कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। सुल्तान आम जनता से काफ़ी ऊपर है। दूसरा, निरंकुशता, यानी सुल्तान की शक्तियाँ असीमित हैं। सुल्तान की शक्तियों पे किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा सकता। सुल्तान की शक्तियाँ इतनी असीमित हैं कि कोई भी नियंत्रण उस पर प्रभावी नहीं होगा, और सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। तीसरा, सुल्तान की न्यायप्रियता। सुल्तान जनता की भलाई में कानून के अनुसार, न्याय के अनुसार कदम उठाएगा, निर्णय लेगा, उस पर भी कोई सवालिया निशान नहीं उठाया जा सकता। तो बलबन ने अपने राजत्व संबंधी अवधारणाओं को स्थापित करने के लिए दरबार से संबंधित कुछ नियम बनाए। जैसे कि उसने तमाम ईरानी परंपराओं को स्वीकार किया। उसने अपना दरबार ईरानी दरबार जैसा बनाया। उसने अपने वंशजों के नाम ईरानी सम्राटों के नाम पे रखे, जैसे कैकुबाद, कैक खुसरो, क्यूमर्स। यही नहीं, उसने ईरान के एक त्यौहार नवरोज, उसको भी यहाँ पे प्रारंभ किया कि नवरोज बड़े पैमाने पे यहाँ मनाया जाता था। उसने कहा कि वह अफरासियाब का वंशज है। अफरासियाब कौन था? ये एक ईरानी नायक थे। तो इनकी जानकारी मिलती है फिरदौसी की किताब शाहनामा से। इसमें अफरासियाब की गतिविधियों के बारे में बताया गया है। तो बलबन ने कहा कि वो सामान्य व्यक्ति थोड़ी ना है, वो तो अफरासियाब का वंशज है। बलबन को साधारण कुल के लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कहा कि जो सामाजिक उत्सव होते हैं, जो गीत संगीत का कार्यक्रम होता है, जो लोग सामूहिक रूप से शराब वगैरह पीते हैं, ये सब बंद किया जाए। सुल्तान ने कुछ कड़े नियम बनाए कि दरबार में जब भी कोई ऑफिशियल, कोई अधिकारी आएगा तो वो एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड में आएगा। सुल्तान स्वयं विशेष प्रकार के कपड़े पहन के जाता ही था। उसके अंगरक्षक उसको हमेशा ऐसे घेर के चलते थे। सुल्तान आम जनता के संपर्क में बिल्कुल नहीं आता था। तो सुल्तान ने कहा कि दरबार में कुछ सख्त नियम होंगे, जैसे कोई हंसेगा नहीं। ना सुल्तान हंसता था, ना किसी को हंसने की इजाज़त थी। यानी दरबार का माहौल बहुत गंभीर होता था। सुल्तान किसी से बात भी नहीं करता था। सुल्तान केवल वजीर से बात करता था, जो कि एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। सुल्तान के चेहरे पे कोई भाव नहीं आता था,
ना खुशी का ना दुख का, कि जब उसके बड़े बेटे शहजादा मोहम्मद के शहीद होने की सूचना दरबार में मिली कि शहजादा मोहम्मद मंगोल आक्रमण में मारा गया, तो भी सुल्तान के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। सुल्तान अपना सारा काम वैसे का वैसे ही करता रहा। तो सुल्तान ने कुछ नई परंपराएं भी स्थापित की, जैसे अभिवादन करने के लिए कि उसने शुरू किया सजदा और पाबोस। सजदा यानी कि सुल्तान के सामने घुटनों के बल पे बैठ जाइए और अपना सिर ऐसे झुका लीजिए। पाबोस यानी कि सुल्तान के सामने ऐसे दंडवत हो जाइए, अपना सिर सुल्तान के चरणों में से रख दीजिए। तो सुल्तान ने इसको लागू करने के लिए रक्त और लौह की नीति का प्रयोग किया, जिसे हम कहते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इसका मतलब था कि यदि कोई विद्रोही है, यदि कोई विरोधी है, यदि कोई ऐसा अधिकारी है जिसने न्याय के खिलाफ काम किया है या कोई अपराध किया है, तो उसे सामान्य रूप से दंडित नहीं किया जाएगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और वो सजा अपने आप में एक मिसाल बनेगी। तो उसने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए ध्यान दिया। अपने राज्य के अंदर जो विद्रोह होते थे उसको बहुत ही कड़ाई से उसने दबाया, फिर चाहे वो मेवाती हो या फिर वो बंगाल का रिवोल्ट हो। तो उसने बहुत ही सख्त नियम अपनाए। अपने राज्य की तमाम जानकारियां सुल्तान तक कैसे पहुंचे, उसके लिए उसने एक बहुत ही व्यवस्थित ढंग से गुप्तचर व्यवस्था स्थापित की। उसने एक सेंट्रल आर्मी डिपार्टमेंट, एक केंद्रीय सैन्य विभाग बनाया जिसे कहा गया दीवाने अर्ज। तो बलबन ने काफ़ी प्रयास किया, यहाँ तक कि जैसे कि तुर्कान चहलगानी के जितने भी सदस्य जीवित बचे थे उस सारे के सारे बलबन ने समाप्त कर दिए। और इस प्रकार से बलबन ने सुल्तान की मान मर्यादा, उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि की।